डियर स्टूडेंट्स, आज की चर्चा का विषय है रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स। रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, इसमें रिलेटिव शब्द आया है, यानी हम एमीन की बेसिसिटी एक ऐसे मॉलिक्यूल के सापेक्ष निर्धारित करेंगे जिसका नाम है अमोनिया। तो अमोनिया को रिफरेंस मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं और इसके सापेक्ष दूसरे एमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अमोनिया इज ए रिफरेंस मॉलिक्यूल। अमोनिया इज ए रिफरेंस मॉलिक्यूल with the help of this molecule one can predict the basicity of other amine molecules. This amine may be aliphatic or it may be aromatic. So mind it, ammonia, it is the reference molecule. अब अमोनिया को रिफरेंस लिया गया। अमोनिया का रिफरेंस, अमोनिया इटसेल्फ एक वीक बेस है। क्यों वीक बेस है? क्योंकि इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजिली प्रोटॉन से कोऑर्डिनेट करता है। तो इसको हम कहते हैं लेविस बेस। तो अमोनिया इज ए लेविस बेस। अमोनिया इज ए लेविस बेस। NH3 is a Lewis base because it donates its lone pair of electron to proton. प्रोटॉन को अपना लोन पेयर ये डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है इसलिए अमोनिया क्या बोला जाएगा? बेस बोला जाएगा। अगर अदर देन प्रोटॉन होता तब क्या होता? तब इसको बेस नहीं बोलते, न्यूक्लियोफाइल बोल देते। तो यह अमोनिया है NH3, इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दिस लोन पेयर कोऑर्डिनेट्स टू proton. Hence it is base. अब इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जितना ही ज़्यादा होगी वह मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो मोर इज दी अवेलेबिलिटी, मोर इज दी बेसिक स्ट्रेंथ। तो सेकेंड पॉइंट ये जानना है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट करने की होगी मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। अब आपको जानना चाहिए कि मोर इज दी अवेलेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट with proton with H plus, more is the basic strength. More is the basic strength of amines.
अब ये जो अवेलेबिलिटी किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, अवेलेबिलिटी बढ़ गई तो मोर बेसिक अमीन हो गया, अवेलेबिलिटी घट गई तो लेस बेसिक हो गया। तो कहते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन, बेसिक स्ट्रेंथ मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मीन्स depends on following factors, पहला फैक्टर ए है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट more yeah, you can say like this, positive I effect increases the basicity, increases the basicity, याद रखना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट माइनस आई इफेक्ट यानी निगेटिव आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट decreases the basicity, C phases, vapor phase of amines increases the basicity, increases the basicity provided the substituents have प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के सब्स्टिट्यूएंट हों और वेपर फेज में हूँ, देखा जा रहा है बेसिसिटी, तो वेपर फेज में बेसिसिटी इंक्रीज करती। डी इन सोल्यूशन फेज, इन सोल्यूशन फेज ये सोल्यूशन एक्वस भी हो सकता है, दिस में भी एक्वस, this may be aqueous but not the non-aqueous phase, but not the non-aqueous phase. Basicity decreases, basicity decreases due to steric factors, due to steric and solvent effect factors, solvent effect factors. नेक्स्ट फैक्टर रेजोनेंस इफेक्ट। तो ई रेजोनेंस डिक्रीजेस द बेसिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट डिक्रीज, रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर और माइनस आर बोथ डिक्रीजेस द बेसिसिटी। अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट, एफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप
decreases the basicity, decreases the basicity and electron donating group EDR, electron donating groups EDG है, electron donating groups increase the basicity. ये फैक्टर्स हमने आपको बताया। प्लस आई इफेक्ट बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, माइनस आई इफेक्ट बेसिसिटी डिक्रीज करेगा, वेपर फेज में रिएक्शन इंक्रीज करता है, सॉल्यूशन फेज में बेसिसिटी डिक्रीज करती है, रेजोनेंस बेसिसिटी को डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट बेसिसिटी को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा इन फैक्टर्स को समझा रहे हैं। देखिए, हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल पहला, हम बीच में रखते हैं अमोनिया को रेफरेंस मॉलिक्यूल है। ये आपका लोन पेयर है, H+ के साथ जाएगा कोऑर्डिनेट करने के लिए। मान लिया हमने इसमें एक हाइड्रोजन को हटा दिया है CH3 के द्वारा, यह भी जाएगा कोऑर्डिनेट करेगा। और हम क्या करते हैं, NO2 ग्रुप लगा दिया CH2 में और यहाँ पर NH2 हो गया, यह भी जाएगा। देखिए, ये आपका अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये रेफरेंस मॉलिक्यूल है। इसी के सापेक्ष हमको देखना है कि इस एमीन की बेसिसिटी कम है या ज़्यादा है, अथवा इसकी बेसिसिटी कम है अथवा ज़्यादा है। ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा। ये आपका जो CH3 है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट है, ये ऐसे पुश करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। अब देखिए, अमोनिया में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये मिथाइल एमीन में मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, तो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ये मोर अवेलेबल होगा, मोर अवेलेबल देन अमोनिया, मोर अवेलेबल टू कोऑर्डिनेट, more available to coordinate with H+, और ये अवेलेबल तो है ही है, H+ के साथ ये अवेलेबल है, तो लिख सकते हैं कि अवेलेबल है। ये नहीं लिख रहा हूँ कि कम या ज़्यादा, ये तो रेफरेंस का है। अब यहाँ पर देखिए, प्लस माइनस आई इफेक्ट यहाँ काम करता है, ये माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट के कारण ये इधर खींच रहा है, तो लेस अवेलेबल हो जाएगा, लेस अवेलेबल देन अमोनिया, लेस अवेलेबल देन अमोनिया NH3। तो अब ये अमोनिया से लेस बेसिक होगा और ये अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होगा। यदि हम इसका कंपैरिजन शो करें और हम एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो करें, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बनाएंगे, ये ज़्यादा बेसिक है, ये सबसे कम बेसिक है, तो इसकी बेसिसिटी ऐसे होगी और इसकी विशेषती ऐसे होगी। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में मैंने आपको 2 चीज़ बता दिया। एक तो प्लस आई इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ा कि लोन पेयर मोर अवेलेबल हो गया कोऑर्डिनेट करने के लिए। अमोनिया डिफरेंस है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ NO2 लग गया, NO2 लगाने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, जिससे इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई, बेसिसिटी घट गई। तो ये इसका ऑर्डर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये आपका एग्जाम्पल 2 देखिए। हमने लिया
रिएक्शन मैं करा रहा हूँ वेपर फेज में, इन वेपर फेज रिएक्शन। वेपर फेज में क्या होगा, आपके पास 3 एमीन दिए हुए हैं, ये CH3 है, इसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं ऐसा, ये इसका लोन पेयर है, इसमें 2 लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल एमीन है, इसमें केवल 1 लगा हुआ है ऐसा, ये मिथाइल एमीन, नाम लिख सकता हूँ, ये मिथाइल एमीन है, ये 1 डिग्री है, ये आइसोप्रोपाइल एमीन है, आइसो नहीं डाई मिथाइल एमीन है, डाई मेथाइल एमीन है, ये आपका ट्राई मेथाइल एमीन है। अब इसको देखने से आपको समझ में आया होगा कि इसमें कौन इफेक्ट ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसमें प्लस आई इफेक्ट 3 टाइम्स हो रहा है ऐसे, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसमें प्लस आई इफेक्ट 2 टाइम्स है, प्लस आई इफेक्ट 2 टाइम्स है, और इसमें प्लस आई इफेक्ट ओनली 1 टाइम। तो बेस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे सर्वाधिक कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम यहाँ हो गई, यहाँ मिनिमम हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम हो गई, कहाँ पर, नाइट्रोजन पर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मॉडरेट हो गई, मॉडरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी कहाँ ज़्यादा हो गई, यहाँ ज़्यादा हो गई, ये ज़्यादा बेसिक हो गया, इसकी तुलना में इसमें ज़्यादा है, ये ज़्यादा बेसिक हो गया। तो मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, ये फार्मूला हो गया। मोर इज द प्लस आई इफेक्ट, मोर इज द बेसिसिटी, ये कंक्लूजन है। मोर इज प्लस आई इफेक्ट, मोर इज बेसिसिटी, मोर इज रिलेटिव बेसिसिटी, बेसिसिटी, ये आपका रिएक्शन वेपर फेज में हो रहा है। इसी पैटर्न पर वेपर फेज में एक हम दूसरा अगर एमीन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 के 2 पार्ट करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में। अगर मान लिया हम यहाँ पर ट्राई मेथाइल एमीन ले लिया, इथाइल के जगह पर, मिथाइल के जगह पर ये ले लिया, वेपर फेज में ये भी चल रहा है, यहाँ पर डाई इथाइल कर दीजिए, ठीक वही चीज़ यहाँ भी है, और यहाँ पर इथाइल एमीन कर दीजिए ऐसा। तो ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है। ये भी रिएक्शन वेपर फेज में हो रहा है। वेपर फेज या गैस फेज कह सकते हैं। गैस फेज और वेपर फेज एक ही होता है। गैस फेज और वेपर फेज ये एक ही होता है। तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है, ये सबसे कम बेसिक है इस सीरीज के अंदर। एक सवाल और बनता है, कभी कभी रिलेटिव बेसिसिटी को देखने के लिए लिखता है कि ये सोल्यूशन क्लोरोबेंजीन में बनाया गया या बेंजीन सॉल्वेंट लिया गया, तो उस कंडीशन में भी जो गैस फेज का इक्वेशन है, बेसिसिटी का जो गैस फेज का ऑर्डर है, वही ऑर्डर उसमें भी होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहिए। तो अब लिखना चाहिए, लिखने मैं मेंशन कर देता हूँ, ये नोट करना चाहिए कि रिलेटिव बेसिसिटी ऑर्डर, रिलेटिव बेसिसिटी ऑफ एमीन्स follow the same order, follow the same order as in
as in gas phase or as in gas phase, follow the same, even though amines or dissolved in non-polar aprotic solvent such as benzene और क्लोरोबेंजीन ऐसा, क्योंकि ये बेंजीन या क्लोरोबेंजीन भी नॉन पोलर है, दोनों ही एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, प्रोटॉन नहीं देने वाले हैं, इसलिए जो ऑर्डर गैस फेज का है रिलेटिव बेसिसिटी का, वही ऑर्डर क्लोरोबेंजीन में भी होगा, वही ऑर्डर बेंजीन में भी होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम आपके सामने एग्जाम्पल 3 सबमिट करता हूँ। एग्जाम्पल 3 इन एक्वस सॉल्यूशन, अब एक्वस सॉल्यूशन में होता क्या है कि गैस फेज में तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, क्राउड नहीं होती है। ये ध्यान रखना है कि गैस फेज में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उसमें कोई क्राउडिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर बेसिसिटी देखते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्राउडेड होते हैं, और क्राउडेड होने की वजह से उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, और साथ ही साथ प्रोटोनेशन के कारण उसका एक कैटायन जनरेट होता है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो अब इसमें होता क्या है कि इन दिस सॉल्यूशन bases get crowded हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, get crowded due to solvation effect। सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब इस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के कारण जो इफेक्ट जनरेट होता है, या बेस और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से जो इफेक्ट पैदा होता है, उसे हम सॉल्वेशन इफेक्ट कहते हैं। मेनली एंड क्रिएट स्टेरिक hindrance which does not allow the approach of H plus ion on the site of nitrogen where lone pair is present। So in this solution, bases get crowded due to solvation effect and create steric hindrance which does not allow the approach of H plus ion on the site of nitrogen where lone pair is present। अब देखिए कैसे होता है इसमें। जैसे मान लिया हमने ले लिया ये मिथाइल एमीन यूज किया, दूसरा एमीन ले लिया CH3 एंड CH3, तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH3 N CH3 और CH3 है। ये तीनों 3 डिग्री एमीन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेशन होगा, ये सभी प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, तो कोई तेज जल्दी बना देगा, कोई बाद में बनाएगा, कोई अधिक बनाएगा, कोई कम बनाएगा। अब देखिए क्या होता है। ये H+ आयन है,
H+ आयन, इसको यहाँ भी जाना है, इसको इस पोजीशन पर भी जाना है और इसको इस पोजीशन पर जाना है। अब यहाँ है कि इसमें जो इफेक्ट काम करता है 2+ I इफेक्ट काम कर रहा है, इसमें 1+ I इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर 3+ I इफेक्ट काम कर रहा है, 3 गुना +I इफेक्ट काम कर रहा है। सोल्यूशन फेज के अंदर यह वीकेस्ट बेस है, वीकेस्ट बेस है। क्यों वीकेस्ट बेस है? क्योंकि सोल्यूशन फेज के अंदर जो 3 डिग्री एमीन से बहुत पास पास आ जाते हैं और पास पास आने की वजह से इसके अंदर सॉल्वेंट इसको घेरे रहते हैं। पास आने की वजह से इसका जो अप्रोच होता है वो डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्ट टू अप्रोच, और आता है तो ऊपर ही यहाँ टंगा रहेगा, यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। इसमें +I इफेक्ट भी ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ज़्यादा है, इसमें फास्ट होता है, फास्ट अप्रोच होता है, और इसमें मॉडरेट अप्रोच होता है, मॉडरेट अप्रोच होता है। यहाँ तक कि अमोनिया को अगर हम डिफरेंस के तौर पर लें तो अमोनिया की बेसिसिटी इसमें चौथे नंबर पर आती है। यदि हम इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर देखिए कैसा है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डाइमिथाइलेमीन इस फेज में ज़्यादा बेसिक होगा, इसके बाद मिथाइलेमीन होगा, इसके बाद ये आपका टर्शियरी 3 डिग्री एमीन होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से लास्ट में आ जाता है और लास्ट में NH3 होगा। ये इसका ऑर्डर बनता है, ये बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री, और अमोनिया लिस्ट बेसिक हो जाएगा। अब अगर हम इथाइल एमीन्स का लें, इथाइलेमीन, डाईइथाइलेमीन, ट्राईइथाइलेमीन, तो इसमें इसका ऑर्डर मैं लिख के समझा देता हूँ। तो इसमें होगा क्या कि जैसे ये है 2 डिग्री वाला, यहाँ भी वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर 3 डिग्री का आ जाता है, जबकि यहाँ 1 डिग्री आ गया N, और फिर लास्ट में याद करना पड़ेगा आप लोगों को, इसको रिमेंबर कर याद करिएगा। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है और अमोनिया लास्ट में तो है ही है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, थियोरेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, याद करिएगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यह जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है वह थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। ये 3 डिग्री एमीन ट्राईइथाइलेमीन इज मोर स्टेबल देन द इथाइलेमीन, इसलिए इथाइलेमीन के पहले इसकी बेसिसिटी आ जाती है। इसको याद करना पड़ेगा, रिमेंबर। इसको लॉजिक से हम नहीं समझा पाएंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, रिमेंबर, ये ऑर्डर रिमेंबर करना पड़ेगा। अब हम अगला चलते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने आपको रीजन जो बताया 2 तरीके का बताया। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है मिथाइल के केस में, मिथाइल ट्राईमिथाइलेमीन, डाईमिथाइलेमीन और मिथाइलेमीन के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस है, और इस इथाइलेमीन के केस में एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। नहीं तो ऑर्डर तो यही होना चाहिए, जो ऊपर लिखा हुआ है वही ऑर्डर इथाइल का भी बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। इस चेंज को आपको दिमाग में रखना चाहिए, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है, पूछा भी जाता है। अभी अदर एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए या 4 देखिए कैसा। एग्जाम्पल 4 में हम टेकअप करते हैं जिसमें रिजोनेंस भी हो, जैसे दिया हुआ है चार कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे CH3 है, ऐसे NH लिखा है, NH2 गोनाडीन इसको बोलते हैं, मिथाइल गोनाडीन, दूसरा इसमें लिखा हुआ है CH3NH2, ये दिया हुआ, ये नंबर 1 कर दीजिए,
इसको नंबर 2 कर दीजिए। तीसरा बेस दिया है डाइमिथाइलेमीन है, ये ऐसा। और चौथा जो दिया हुआ अमोनिया है। आपको अरेंज करके बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 एमिनो ग्रुप है, एक NH2 है और यहाँ पर N है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? बेसिसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिसिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? देखिए इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ लोन पेयर भी है, यहाँ भी लोन पेयर है, इसमें एक एक लोन पेयर है, बाकी इसमें 2 लोन पेयर है, इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर 1 आएगा। फिर दूसरा, इसके पास प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए 3 नंबर आएगा। फिर इसके बाद ये 2 नंबर आएगा और लास्ट में 4 नंबर आएगा। ये इनकी विशिष्टि का ऑर्डर है। तो ये गोनाडीन है, मिथाइल गोनाडीन नंबर 1 है, डाइमिथाइलेमीन सेकेंड नंबर पर 3 है, इसके बाद 1 डिग्री एमीन आता है और लास्ट में अमोनिया। अब एग्जाम्पल 5 देखिए। ये दिया हुआ है एक कंपाउंड है CH3 CONH2 है। एक नंबर, दूसरे नंबर पर यह दिया हुआ है C डबल बॉन्ड NH है ऐसा। इसके बाद दिया हुआ है ये 2 नंबर हो गया। फिर एक CH3 NH2 है, 3 नंबर हो गया। और एक दिया हुआ है ये कंपाउंड 4 नंबर दिया हुआ। ये 4 कंपाउंड आपके सामने एग्जाम्पल 5 की सहायता से लिखा गया है। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी विशिष्टि बताना है। देखिए यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, 1 में रिजोनेंस, यहाँ पर रिजोनेंस नहीं है, जिसमें 2 नाइट्रोजन है, दोनों के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ के नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक को ऐसे ही सुनते हैं कि एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तीसरा ये है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे ज़्यादा बेसिक जो होगा वो 2 नंबर होगा, इसके बाद 3 नंबर आएगा, इसके बाद ये नंबर 1 आएगा। नंबर 1 में रिजोनेंस हो रहा है, ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा, तो 1 नंबर आएगा। और लास्ट में एरोमेटिक होता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि एरोमेटिक जो बेसेज होती हैं वो लिस्ट बेसिक होती हैं, और इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यह सेक्टेट बनाने में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए एरोमेटिक है और लिस्ट बेसिक होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है। अब एग्जाम्पल 6 देखिए। एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 6 में हम लेते हैं ये आइसोप्रोपाइलेमीन है, CH3 CHNH2, पहला नंबर डालिए इसको, दूसरा नंबर CH3 CH3 C
HNH, डाईआइसोप्रोपाइलेमीन, ऐसे इसको नीचे करिए। नंबर 2 और नंबर 3 देखिए, CH3, ऐसा CHN, CH3, 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 ये CH3, आइसोप्रोपाइलेमीन, डाईआइसोप्रोपाइलेमीन, डाईआइसोप्रोपाइलेमीन, ये आपका 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री एमीन हो गया। और यहाँ पर ट्राई आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ट्राई आइसोप्रोपाइल एमीन 3 डिग्री हो गया। अब आपको क्या कंसीडर करना है, देखिए प्लस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा है, तो नहीं, प्लस आई इफेक्ट इसमें सबसे कम है और प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसमें। तो इसमें कितने प्लस आई इफेक्ट हो जाएंगे, 6 प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, 6 गुना ज़्यादा है। इसमें 4 इंटू प्लस आई इफेक्ट होगा 4 मिथाइल का, और इसमें 2 मिथाइल है तो इसका 2 इंटू प्लस आई इफेक्ट होगा। तो अब यहाँ प्लस आई इफेक्ट कंसीडर नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि इसमें जो चीज़ होने वाली है, प्रोटॉन आना है, प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट होना है, तो यहाँ इसमें जो फैक्टर काम करता है वो स्टेरिक फैक्टर इफेक्टिव होता है, स्टेरिक फैक्टर। तो इसमें मैक्सिमम है, तो मोर इज द स्टेरिक फैक्टर, मोर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस इज द बेसिसिटी, लेस इज द बेसिसिटी, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेरिक मैक्सिमम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम, तो इसकी बेसिसिटी लिस्ट हो जाएगी, स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम। इसमें मीडियम है और इसमें सबसे कम है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, 1 फिर 2 एंड दिस इज 3। ये बेसिक ऑर्डर का, बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मॉडरेट है, दोनों के बीच का है, इसलिए ये लिस्ट बेसिक हुआ, ये मॉडरेटली बेसिक है और ये हाईएस्ट बेसिक है, ये इन सबों का ऑर्डर है। और हम आपको एग्जाम्पल 7 रखते हैं। एग्जाम्पल 7, एरोमेटिक कंपाउंड में हम आपको कुछ देंगे। ये देखिए एग्जाम्पल 7 का पहला एग्जाम्पल पिपरेडिन है, एन, ये दिस इज पिपरेडिन है, पिपरेडिन। यहाँ पर हम रखते हैं पेरिडीन, पेरिडीन, यहाँ पर रखते हैं ऐसे पिपरिडीन, पिपेरिडीन, और एक चौथा नंबर है इंडोल का, दिस इज इंडोल। ये 4 कंपाउंड्स हैं जिसमें ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक,
ये भी एरोमेटिक है। अब यहाँ देखिए इसका जो एरोमेटिक है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पर है ये तो सेक्सटेट बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए यह लिस्ट बेसिक होगा, अवेलेबल ही नहीं है। लिस्ट बेसिक होगा, एरोमेटिक लिस्ट बेसिक होगा, अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ये लोन पेयर एरोमेटिक सेक्सटेट बनाने में नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ पर भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 3 बॉन्ड हैं, यहाँ भी 3 बॉन्ड पाई बॉन्ड हैं, इसलिए इसका कोई यूज नहीं है। और ये फ्री है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये ज़्यादा अवेलेबल है। ये नाइट्रोजन इज मोर अवेलेबल, तो इसका ऑर्डर देखिए, वन नंबर इसको करिए, दिस सेकेंड, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 4 कंपाउंड दिए हुए हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें है? तो लोन पेयर ऑफ की अवेलेबिलिटी इसमें ज़्यादा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा और एरोमेटिक होगा उसकी तो बेसिसिटी कम वैसे ही होगी, तो 1 नंबर 1 इस आता है। और इसमें ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, सेकंड की तुलना में 3 आ जाएगा, 3 के बाद 2 आएगा और ये 4th नंबर लास्ट में आएगा। ये और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी है सर। अब हम कुछ आइसोमेरिक आठवां एग्जाम्पल हम देते हैं आपको। आइसोमेरिक एमीन्स, आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स, आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स। तो आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स में जैसे 3 आइसोमर्स बनते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो आइसोमेरिक एरोमेटिक एमीन्स 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आर्थो, मेटा एंड पैरा। तो ये जानना चाहिए, सच एमीन्स exist in 3 isomeric forms, 3 isomeric forms। कौन कौन? दैट इज आर्थो, मेटा एंड पैरा। 3 फॉर्म में होती हैं। इसमें आर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो एमीन्स होती हैं वो लिस्ट बेसिक होती हैं। The ortho substituted amines are list basic or list basic out of meta and para isomers and para आइसोमर्स। अब सब्स्टिट्यूएंट जो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड होगा ये जानना चाहिए। दी आर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स में बी, आर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स में बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, whatever it may be, whichever it may be, whichever it may be, whichever it may be, कोई हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुछ भी आर्थो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है, वो हमेशा लिस्ट बेसिक होती हैं। उसका रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस है और अट्रैक्टिव रिपल्सिंग फोर्सेस उनके अंदर काम करता है, वो अलग से हम आर्थो इफेक्ट में बताएंगे। ये है मैटर है आर्थो इफेक्ट। इसकी एक वीडियो दूसरी बनाई जाएगी, वो हम डिटेल में बताएंगे, फार्मूला शो करके बताएंगे कि रीजन उसका क्या होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स में जैसे टोलोडीन्स हैं, तो आप जानते हैं कि आर्थोटोलोडीन्स
पैराटोलुडिन्स एंड मेटाटोलुडिन्स होती हैं। ये जितने भी एरोमेटिक एमीन्स हैं ऑल और लेस बेसिक देन अमोनिया। ऑल द एरोमेटिक एमीन्स, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए, all the aromatic, all these amines means ortho, meta and para, or the weaker bases than ammonia। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। से हम शुरू करें, अगर एनिलीन से शुरू करें, यहाँ देखिए, अगर हम एक ऑर्डर ये बना लीजिए, NH3 है, ये एक ऑर्डर तो मैं आपको उसके अलग से दिख रहा, NH3 है, ये अमोनिया है, NH2 हो गया, ये मोर बेसिक है, इसके ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। CH3 है, फिर आता है एनिलीन इटसेल्फ हो गया, एनिलीन है, ये लीन है, इसको कहते हैं पैराटोलुडिन, पैरा एनिसिडीन है, एनिसिडीन है, ये आपका पैराटोलुडिन है, ऐसे। तो ये इससे बेसिक है और ये इससे बेसिक है, और यहाँ अमोनिया इधर कर सकते हैं, अमोनिया लास्ट में जाएगा, क्योंकि अमोनिया की बेसिसिटी बल्कि इन बिटवीन, या एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी रख लीजिए, अमोनिया का रिफरेंस बाद में टेकअप करता हूँ, ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी बेसिसिटी कम है, पैरानाइट्रो एनिलीन है, पैरानाइट्रो एनिलीन। ये अब हम तीन तरह का जो एनिलीन की चर्चा करने जा रहे हैं वो यहाँ है। जैसे हम बनाएं पैरा एनिसिडीन ही ले लें, ये आपका पैरा एनिसिडीन है, ये मोर बेसिक है मेटा से, ये मेटा से, और ये आर्थो वाला यहाँ पर रख दिया आपने, OCH3 है, तो आर्थो एनिसिडीन, ये मेटा एनिसिडीन, और ये पैरा एनिसिडीन है, पैरा एनिसिडीन ऐसा। अब देखिए ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, आर्थो पर बढ़ाता है, यहाँ आर्थो पर बढ़ा दिया और पैरा पर बढ़ा दिया, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो है इसकी अवेलेबिलिटी थोड़ी सी अधिक हो जाती है। ये आर्थो पर यहाँ बढ़ाता है, पैरा पर बढ़ाया, इसके सापेक्ष पैरा ये है और इसके सापेक्ष आर्थो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये ज़्यादा इसकी तुलना में इधर खिंचाव इसका होगा, इसलिए उधर कम जाएगा, उधर कम जाएगा, ज़्यादा इधर आएगा, दोनों तरफ जाएगा। और यहाँ पर वही सिचुएशन यहाँ भी है, यहाँ भी आएगा, इधर प्लस आर इफेक्ट की वजह से आएगा, यहाँ भी प्लस आर इफेक्ट है, इन दोनों में प्लस आर इफेक्ट यहाँ पर कम काम करेगा और यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिखाई दे रही है, डेल्टा एस, डेल्टा माइनस है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पर डेल्टा माइनस नहीं है, इसलिए इसका प्लस आर ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस काम करती, यहाँ पर अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं
फोर्सेस एक्ट टुगेदर, एक साथ काम करती हैं। एक साथ काम करने की वजह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है कम हो जाती है। यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता है। आर्थो इफेक्ट में हम अलग से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इतना सफिशिएंट एग्जाम्पल है। और एक मैं चार्ट बनाता हूँ जो आपके लिए बड़ा काम आएगा, अरेंज कर देता हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिसिटी, एक एग्जाम्पल और मैं आपको रख दूँ, काम करेगा। एग्जाम्पल पता नहीं 8 है या 9 है, देख लीजिएगा व्हाट एवर इट में भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। देखिए NS2 ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को कम करेगा। ये थोड़ा सा Cl है, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ पर NS2, यहाँ पर Br हो जाएगा। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर लीन है NS2। तो ये ऑर्डर देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस लोन पेयर को अपने तरफ खींचेंगे सब, इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा, दोनों काम करेगा। इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा प्लस R के वजह से। तो यहाँ पर ज़्यादा खिंचाव होगा तो इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से तुलना में, इसलिए ज़्यादा है इसमें बेसिक कैरेक्टर। और लास्ट में और जब बढ़ते चले जाएंगे तो एलिन के बाद आता है पैराटोलोडीन, ये CH3 है। पैराटोलोडीन के बाद आता है एनिसिडीन, दिस इज एनिसिडीन OCH3, दिस इज एनिसिडीन पैराइसिडीन। और ये लास्ट में आता है N-मेथाइल एनिलीन। ये प्लस I इफेक्ट भी काम करता है यहाँ, ये ऑर्डर याद रखना चाहिए। फिर जब आर्थो इफेक्ट जब डिस्कस करूँगा तो उस समय मैं और भी एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से आज मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल की सहायता से बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया हूँ और अमोनिया डिफरेंस मॉलिक्यूल का उदाहरण देते हुए आशा करता हूँ कि सफिशिएंट होगा। थैंक यू वेरी मच।